Hello everyone, I am Prashant. Welcomes you all to the official YouTube channel of Prince School फतेहपुर। तो आज हम लोग जो हमारा पीछे का वीडियो था उसमें जो थ्योरी पढ़ रहे थे उससे आगे की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं और टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं पहले से ही इतना कुछ मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 10.4 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग 10.5 से स्टार्ट करेंगे। तो 10.5 की प्रमेय क्या है, देखिए भाई कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, इनको शीर्ष लंब बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स इंग्लिश में बोला जाता है। ये संगामी होते हैं यानी एक बिंदु के ऊपर आकर मिलते हैं। शीर्ष लंब को इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड्स, या एल्टीट्यूड लिख लो, शीर्ष लंब। ठीक है, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि AD, BE और CF शीर्ष लंब हैं। AD, BE, यहाँ B है, BE और CF तीनों शीर्ष लंब हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें सिद्ध करना है कि AD, BE और CF तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। AD, BE और CF तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट, रचना में हमने क्या किया कि BC के समांतर RQ एक रेखा खींची। BC के समांतर RQ एक रेखा खींच ली। QP के समांतर AB एक रेखा खींच ली। QP हाँ, AB के समांतर QP हमने एक रेखा खींच ली और RP जो है वो SC के समांतर हमने एक रेखा खींच ली। SC के समांतर RP हमने एक रेखा खींच ली। तो यहाँ तक आप लोगों के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं उपपत्ति की तरफ, और उपपत्ति यानी इसको प्रूव हम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चतुर्भुज बन रहा है RACB, कैसे भी आप नाम ले सकते हो इसको लेते हैं। तो आप लोग चतुर्भुज नाम लिखना, मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, मैं तो साइन बना रहा हूँ। RACB में इस चतुर्भुज में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे कि SC जो है वो RB के समांतर है। ये हमें रचना में दिख रहा है। तो सबसे पहले यही पॉइंट ले लेंगे अपन, क्या कि SC जो है वो समांतर है RB के। यहाँ लिख देना आप रचना से। ठीक है, सेम दूसरा पॉइंट, RA जो है वो समांतर है BC के। इसी चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं। RA समांतर है BC के, ये भी रचना से, आप यहाँ लिख लेना रचना से। ठीक है, दोनों समांतर हैं, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, और BC जो है वो RA के समांतर है। तो इन दोनों से क्या चीज़ होती है कि RACB जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज RACB एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन अगला उस साइड वाला चतुर्भुज लेते हैं। कौन सा? ABCQ। यहां लिख रहा हूं मैं चतुर्भुज ABCQ में। तो चतुर्भुज ABCQ के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन? AB है वो समांतर है QC के। AB जो है वो समांतर है QC के। कहाँ से हुई? रचना से। रचना में ये देखो समांतर दे रखा है भाई, आप लोग देख लेना, ये देखो। सेकंड पॉइंट, BC जो है वो समांतर है AQ के। BC जो है वो समांतर है AQ के। ये कहाँ से हुई? ये भी रचना से। तो इन दोनों से क्या सिद्ध होता है कि चतुर्भुज ABCQ एक
समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपन पहले तो इस वाले चतुर्भुज में और उसके बाद में उधर वाले चतुर्भुज में हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ गया, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, समांतर चतुर्भुज आर ए सी बी जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि आर ए जो भुजा है वो बी सी के बराबर है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस चतुर्भुज में हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर ए जो है वो बी सी के बराबर है। इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ। और इधर वाले चतुर्भुज में हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यू जो है वो बी सी के समांतर है। ए क्यू बराबर है बी सी के। यहाँ यदि आप कारण बताना चाहो तो आप नीचे दोनों में लिख सकते हो, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर ए बराबर है किसके, ए क्यू के। आर ए क्यू के बराबर है, यानी आर ए ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए क्यू यानी इधर इतनी वाली डिस्टेंस के बराबर है। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं। और अब इसके आगे देखो, अगला पॉइंट, एडी जो है वो बीसी के ऊपर लंबवत है, हमें दिया हुआ है। एडी शीर्ष लंब है, यानी बीसी के ऊपर लंबवत है। तो अब यहां से लिखेंगे, चूंकि एडी लंबवत है बीसी पर तथा बीसी जो है वो आर क्यू के समांतर है। बीसी आर क्यू के समांतर है। ये वाली रेखा एडी जो है वो बीसी पर लंब है और बीसी है वो आर क्यू के समांतर है। तो ये दोनों समांतर हैं और इधर वाली पर लंब है, तो जाहिर सी बात है ये इधर वाले पर भी लंब होगा। तो इन दोनों से अपना सारांश ये निकलता है कि एडी जो है वो लंबवत है किस पर, आर क्यू पर। आर क्यू पर लंबवत होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एडी जो है वो इसका शीर्ष लंब है, यानी यहाँ पर शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए तो लंब बोलते हैं। आर क्यू पर एडी शीर्ष लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि एडी जो है वो शीर्ष लंब है। उसके बाद आप नीचे लिखना, मैं जगह कम होने के कारण नहीं लिख रहा हूँ, कि ठीक इसी प्रकार एडी की तरह ही बीई तथा सीएफ भी लंबवत होंगे। या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एडी जो है ये दो अलग अलग और बराबर भाग हैं और लंब है, तो अपन लिख सकते हैं कि लंब समद्विभाजक होगा, यानी आर क्यू का लंब समद्विभाजक होगा एडी। और ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पर लंबवत है और ये दोनों बराबर भागों में बन रहे हैं, यानी लंब समद्विभाजक है एडी आर क्यू का। आर क्यू का यदि लंब समद्विभाजक है तो इसी प्रकार हम इसको भी बोल देंगे कि बीई जो है वो आरपी का लंब समद्विभाजक है और सीएफ जो है वो क्यूपी का लंब समद्विभाजक है। तो ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी। लंब समद्विभाजक यदि हैं तो जाहिर सी बात है कि ये संगामी होंगे, यथार्थ एक बिंदु से आकर गुजरेंगे। तो इसके बाद में आप लोग क्या लिखना कि एडी जो है वो आर क्यू का लंब समद्विभाजक है, ठीक इसी प्रकार बीई जो है वो पी आर का लंब समद्विभाजक है तथा सीएफ जो है वो पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। और लंब समद्विभाजक हमेशा संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से आकर गुजरते हैं। ये हम पीछे वाली प्रमेय में ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ भाई, मैं उम्मीद करता हूँ प्रमेय 10.4 आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब प्रमेय 10.5 की तरफ बढ़ते हैं। 10.5 में दो चीज़ें हमसे पूछी हैं, दो चीज़ें सिद्ध करने को बोला है, दोनों देखते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये चीज़ जो अपने पिछले 3 प्रमेय से सिद्ध कर रहे हैं, एक तो यही पूछा है कि AD, BE और CF जो है ये तीनों एक ही बिंदु O से होकर गुजरते हैं। ये तो एक चीज़, पहली चीज़ इसने पूछी है। दूसरा है कि और बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम सेंट्रोइड या केंद्र या ग्रेविटी सेंटर जिसे हम बोलते हैं, केंद्रक, वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 2:1 में 2/3m1 वगैरह आपको लिखवाया था, यदि आपको याद है तो। नहीं याद है तो आप लोग थ्योरी वाली वीडियो एक बार फिर से देखना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ आपको समझाई हुई है। तो चलो सबसे पहले पहला पॉइंट अपन सिद्ध करते हैं कि माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले वो मैं आपको सिद्ध करवाता हूँ। हमें दिया हुआ है BE व CF जो हैं, BE व CF O पर प्रतिच्छेद करती हैं, O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है कि AD भी एक माध्यिका है, AD भी एक माध्यिका है जो बिंदु O पर इन तीनों के साथ में ये तीनों एक दूसरे को बिंदु O पर मिलती हैं। AD एक माध्यिका है और माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका का काम कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लंबवत हो, यहाँ पर 2 भागों में बांटे, ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। माध्यिका का काम होता है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करना। तो हमें सिद्ध ये करना है कि AD एक माध्यिका है, और यदि माध्यिका है तो BD और DC दोनों बराबर होंगे, यानी इनको दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमें सिद्ध करना था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, AO अनुपात OD, AO यहाँ से लेकर यहाँ तक और OD, ठीक है, बराबर BO अनुपात OE, BO अनुपात OE और CO अनुपात OF। इनका अनुपात, तीनों माध्यिकाएं तो समान ही होंगी, इन तीनों के जो केंद्रक से इन तीनों का जो अनुपात बनता है वो 2:1, ये हमें सिद्ध करना है। तो दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रचना करते हैं। AD को अपन G तक आगे नीचे बढ़ा देते हैं, AD को G तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इतना बढ़ाते हैं कि AO है वो OG के बराबर हो, यानी ये जो डिस्टेंस है वो ही इतनी बराबर है, AO और OG दोनों बराबर हैं, इतनी दूरी तक बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, B को G से तथा C को G से, यानी BG और CG को अपन मिला देते हैं। तो ये पृष्ठभूमि आप इस प्रमेय की समझ गए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसकी उपपत्ति हम करते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो आपको मैंने अभी तक न थ्योरी में बताई है न यहाँ बताई है। एक कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, कोई भी PQR नाम दे देते हैं, चलो एक बार PQR, इसमें PQ व PR जैसे दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है, यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, वो तीसरी जो बची हुई भुजा होती है उसकी आधी होती है। यानी ये मान लो यदि 2 है तो इसका मान होगा 1, ये यदि 4 है तो इसका मान होगा 2, ये 8 है तो इसका मान होगा 4, ये 10 है तो ये 5 होगी, ये 1 है तो ये 1/2 होगी, ये यदि 3 है तो ये 3/2 होगी, ये 5 है तो ये 5/2 होगी। कहने का मतलब आधी होगी, और ज़रूरी नहीं यही होगी। एक चीज़ और समझना यहाँ पर,
बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जैसे इन दोनों का मध्य बिंदु मिलाया था, ठीक इसी प्रकार अपन इन दोनों का मध्य बिंदु भी मिला सकते हैं। तो ये यदि 2 होगी तो ये 1 हो जाएगी, ये यदि 3 होगी तो ये 3/2 या 1.5 अपन कह सकते हैं ये हो जाएगी, ये 5 होगी तो ये 5/2 हो जाएगी, ये 10 होगी तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक इस प्रकार इधर वाली भी होगी, ये वाली भी, ये यदि 5 है तो ये 5/2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिलाया जाए तो तीसरी भुजा से आधा होता है या उस रेखा से दुगुना होता है बची हुई भुजा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लो। इस पूरी प्रमेय के अंदर ये चीज़ ही काम आने वाली है और बड़ी आसान सी चीज़ है कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाया जाए, जैसे सपोज करो मैं F और E को या और भी कोई जो भी मध्य बिंदु होंगे उनको यहाँ पर मिलाता हूँ तो वो BC का आधा होगा, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने को दिया हुआ है कि CF और BE ये दोनों माध्यिकाएं हैं, CF और BE माध्यिकाएं हैं। और माध्यिकाओं का काम क्या होता है? बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब कि F और E जो हैं वो AB और AC के मध्य बिंदु हैं। F और E AB तथा AC भुजा के मध्य बिंदु हैं। बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ, इधर वाला त्रिभुज ये लेऊंगा A, B और G, ये वाला बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज मैं लेता हूँ ट्रायंगल ABG में। ठीक है, ABG में सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अब बड़े ट्रायंगल में जैसे ये 2 मध्य भुजाएं थी, मध्य बिंदु थे, अब अपन इतने ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। मैं एक बार इधर बना लेता हूँ इसको, ये अपना त्रिभुज है B, G और A, इसका मध्य बिंदु F है, सामने से माध्यिका आ रही है। और इसका देखो अपन ने रचना में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि AO बराबर OG, यानी O जो है वो इसका भी मध्य बिंदु है। AO बराबर है OG के तो मध्य बिंदु है। अब इनको जो रेखा मिलाती है, इनको जो रेखा मिलाती है वो BG की आधी होगी या नहीं होगी? पहले ये बताओ मेरे को। OF BG की आधी होगी? मैं एक बार यही लिख देता हूँ, OF आधी होगी किसकी? BG की। ठीक है, OF आधी होगी BG की। ये यहाँ पर बाद में लिखेंगे। सबसे पहले अपन जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ वो ये है, एक चीज़ और कि ये जो मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये आधी तो होती है, प्लस नीचे जो तीसरी भुजा बचती है उसके समांतर भी होती है, उसके पैरेलल होती है। कोई भी त्रिभुज आप ले लो, जैसे ये छोटा सा त्रिभुज लेकर देखते हैं अपन, इन दोनों के मध्य बिंदु को ये रेखा मिला रही है तो ये इसके समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को यदि कोई मिला रही है तो ये इस वाली भुजा के समांतर होगी। इधर वाली रेखा मध्य बिंदुओं से यदि मिलाएं तो ये वाली जो रेखा है वो इधर वाली रेखा के समांतर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। तो OF जो है वो BG के समांतर है। इस वाले त्रिभुज में OF जो है वो BG के समांतर है। ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है और ये बची हुई भुजा है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि OF जो है वो समांतर है किसके? BG के। OF समांतर है BG के। अब OF यदि BG के समांतर है तो मेरे को एक बात बताओ, OC भी BG के समांतर होगी क्या? क्योंकि ये तो एक ही रेखा है और रेखा एक ही है तो OF यदि समांतर है तो BG के समांतर OC भी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि OC भी BG के समांतर होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। OF यदि BG के समांतर है तो OC भी BG के समांतर होगी। यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लो ताकि यदि बाद में हमें मिटाना पड़े तो हमें आवश्यकता नहीं पड़े। आप लोग लिखो नहीं या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बाद में देखते हैं। ये एक पॉइंट अपना हो गया, इसको मैं 1 नंबर समीकरण दे देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी ये चीज़ देखो, OF जो है वो BG का आधा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया यही। तो ये वाला पॉइंट अब मैं लिख लेता हूँ, OF जो है वो आधा है किसका? BG का।
ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब इस डायग्राम को मैं एक बार मिटा रहा हूँ भाई, ये आपको समझाने के लिए बनाया था सिर्फ। वैसे ये डायग्राम फिर से काम आने वाला है एक बार, क्योंकि जिस प्रकार मैंने इधर वाला त्रिभुज लिया था ABG, अब मैं ACG लेने वाला हूं। ट्रायंगल ACG में ACG में सेम इसी प्रकार होगा। क्या होगा कि OE जो रेखा है वो समांतर होगी किसके, GC के। OE जो है वो समांतर होगी GC के। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार इधर और डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। AOEC, ये है G, ठीक है। ये रेखा इसके समांतर है, मध्य बिंदुओं में मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो OE जो है वो GC के समांतर है। और इससे दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं कि OE यदि GC के समांतर है तो ये एक ही रेखा है, तो BOB GC के समांतर होगी। BOB GC के समांतर होगी। इसे मैं समीकरण नंबर 3 दे रहा हूं। ठीक इस प्रकार जैसे अपन ने इधर लिखा था कि OF आधा है BG का, OF जो है जो मध्य बिंदुओं को मिला रहा था वो BG का आधा था। ठीक इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में यानी ये वाला OE जो है वो CG का आधा होगा। OE जो है वो आधा होगा CG का। इसे मैं समीकरण नंबर 4 दे रहा हूं। अब इन दोनों त्रिभुजों से, या मैं कह सकता हूं कि इन चारों समीकरणों से आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है, एक चीज आप खुद ही मुझे देख कर बताओ। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, आप खुद ही मेरे को ये बताओ। समीकरण 1 और समीकरण 3 से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले वाली प्रमेय में भी ये चीज बताई थी। समीकरण 1 और समीकरण 3 से हमारे सामने क्या निकल कर आता है? हमारे सामने ये निकल कर आता है कि चतुर्भुज BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। निकल कर आया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ये बताओ। OF, या अब मैं कह सकता हूं कि OC जो है वो BG के समांतर थी। समीकरण नंबर 1 देखो, OC जो है वो BG के समांतर थी और BO जो है वो GC के, यानी ये वाली इसके समांतर थी। ये रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, ये देखो चारों रेखाएं, ये वाली इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यही मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक चीज और अभी लास्ट वाले प्रमेय में मैंने बताई थी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यानी BO जो है वो GC के बराबर होगा तथा BG जो है वो CO के बराबर होगा। इस चीज को अपन यही छोड़ते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है, अभी तक मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया, इस प्रश्नावली में अपने काम भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज जो भी होता है, मैं यहाँ पर छोटा सा एक बार बना लेता हूँ। समांतर चतुर्भुज, इसकी जो डायगोनल्स होती हैं ये आपस में काटती हैं, ये एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। यानी इधर वाली रेखा यदि 1 है तो ये वाली भी 1 होगी, ये वाली यदि 2 है तो ये वाली भी 2 होगी। यानी आपस में एक दूसरे को आपस में बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये 2 है तो ये भी 2 है ना, आपस में ये टोटल यदि 2 है, ये वाली यदि 2 है तो इधर वाली 1 और इधर वाली 1 हो जाएगी। ये यदि 2 है तो ये भी 1 हो जाएगी। लेकिन ये यदि टोटल 3 है तो ये 1/2 और ये 1/2 ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ थी। इसका मैं यहाँ पर प्रयोग कैसे लेऊंगा देखना आप लोग। ये अपना चतुर्भुज बना BOCG, ठीक है। इसकी ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है भाई, ठीक है।
डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है एक बार, लेकिन ये चतुर्भुज की जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो BD DC के बराबर है या नहीं है? अभी मैंने पॉइंट बताया था वही तो चीज़ यहाँ पर लागू कर रहा हूँ। तो BD जो है वो DC के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या लिख सकता हूँ कि BD जो है वो बराबर है DC के। BD DC के बराबर है, ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी थी। BD यदि DC के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं कि AD एक माध्यिका है। यदि माध्यिका है, AD माध्यिका है, तभी तो ये बराबर बराबर भागों में बंटेंगे, या ये बराबर भागों में बंटेंगे, मतलब कोई माध्यिका है जो ही इसे बराबर भागों में बांट सकती है। अब आपको इतनी देर से मैंने बहुत डिटेल में बताया, इसलिए आपको लगा हुआ यार ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बड़े की बात नहीं, एकदम छोटा सा है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन इस साइड वाला त्रिभुज लेंगे A, B और G। इसमें क्या करेंगे, OF जो है वो BG के समांतर है, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमने सबसे पहले लिखा है। और ये एक ही रेखा में, इसलिए OC के भी समांतर होगा, समीकरण नंबर 1। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा बची हुई भुजा की आधी होती है, या कह सकते हैं कि इससे नीचे वाली डबल होती है, ये समीकरण नंबर 2। बिल्कुल 1 मिनट का काम था। ठीक इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में ACG में लगाया, OE है, OE ये वाली इधर वाली के समांतर है, ये दो मध्य बिंदुओं को मिला रही है, ये तीसरी भुजा है, ये इसके समांतर है। और क्योंकि ये एक ही है, एक ही रेखा है, BE के अंतर्गत ही आती है, तो BO भी GC के समांतर होगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया है भाई। ठीक है, अब इसके बाद जो उधर पॉइंट लगा था सेम इसी प्रकार इस साइड भी लिखा है कि OE ये मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो बची हुई की आधी होती है, GC की या CG की आधी है। तो अपने पास 4 समीकरण आ गई, ये आपस में समांतर हैं। ये देखो समीकरण 1 और 3 देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 1 व 3 से अपना ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और समांतर चतुर्भुज में जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं वो बराबर भागों में काटते हैं, इसलिए BD है वो DC के बराबर हो गया। अपना पहला पॉइंट जो था ये अपन ने इसको अपन नाम दे देते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट अपना सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ। अपना वीडियो लंबा हो गया, नेटवर्क की थोड़ी इशू चल रही है, इसलिए ये भी मैंने थोड़ा पहले ही नोट कर लिया है। तो OD जो है वो DG के बराबर है, OD DG के बराबर है। अपन ने समांतर चतुर्भुज वाले के अकॉर्डिंग सिद्ध किया था। विकर्ण, हाँ विकर्ण बोलते हैं इसको, विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं, OD DG के बराबर है। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दिया है। OD यदि DG के बराबर है, OD यदि DG के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि OD जो है वो OG यानी इसके पूरे का आधा है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, ये और ये बराबर हैं, तो इस पूरे का आधा इधर वाला भी है और आधा इधर है। तो मैं इतना इसको कह सकता हूँ ना कि OD जो है वो आधा है OG का, OG पूरे का आधा है इतना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि OD जो है वो बराबर है किसके, OG के आधे के, OG के आधे के बराबर है। इसको मैंने समीकरण नंबर 6 दिया है। तो AO जो है अपन ने ये रचना में लिखा था कि AO जो है ये उसके बराबर ही OG को खींचते हैं, यानी AO बराबर है OG के। यहाँ अपन लिख सकते हैं रचना से, AO और OG तो पहले से ही बराबर हैं, रचना में ही अपन ने लिख लिया था AO और OG आपस में बराबर हैं। ठीक है, रचना में लिखा था। अब ये दोनों यदि बराबर हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये समीकरण नंबर 6 से देखो, यहाँ पर OD की जगह मैंने OD लिखा है और OG की जगह सिर्फ मैंने AO लिखा है। देखो OG की जगह में ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ना। या अपन उधर भी समझ सकते हैं कि OD है वो AO का आधा है, OD AO का आधा है। कैसे है कि ये दोनों यदि बराबर हैं और उसमें आधा है, तो ये इसके आधे के बराबर होगी। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को यदि इधर ले जाऊँ OD की तरफ और 1 यहीं पड़ा रहेगा गुणा में। ठीक है, तो 2OD
बराबर होगा AO के, या इसको और आगे लिखो तो AO इसके बट्टा में इधर भेज देता हूँ मैं OD को, AO बट्टा OD बराबर 2, और अपन बट्टा में 1 तो किसी के भी लगा सकते हैं। तो AO और OD का अनुपात जो है वो अपने पास क्या आ गया, AO और OD का अनुपात अपने पास क्या आ गया, 2:1। यानी AD यदि माध्यिका का है और उसका AO और OD का अनुपात 2:1 आ रहा है, तो आप इसके आगे लिख लेना है। ठीक इसी प्रकार BO और OE का अनुपात 2:1 आएगा, BO इसी प्रकार यहाँ लिख लेना आप लोग, इसी प्रकार BO और OE ये भी 2:1 आएगा, और CO तथा CF का अनुपात भी 2:1 आएगा। हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बार थोड़ी नेटवर्क की इश्यू हो रही है तो थोड़े छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं और उसमें अपन प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट करेंगे, और करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।